हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने शालू वंश को पूरा पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो शालू वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका कि नाम क्या था, इमादी नरसिंह था, तो उसको कैद कर लिया गया था। जो नरसा नायक का बेटा था वीर नरसिंह, उसने कैद कर लिया उसको और उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वीर नरसिंह है उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो तालुब वंश या फिर जिसे हम तुलुब वंश बोलते हैं उसकी स्थापना कर दी गई। और जो वीर नरसिंह था उसका जो शासनकाल रहा था वो 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। और 1509 ईस्वी में क्या था कि किसी बीमारी के चलते हुए जो है वीर नरसिंह उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वीर नरसिंह की मृत्यु होने के बाद जो अगला जो बना था राजा, वो कौन था? आज हम पढ़ेंगे कृष्ण देव राय के बारे में। और आप सब लोग जानते हैं कि जो कृष्ण देव राय है वो क्या है, भारत के महानतम शासकों में से एक हैं। और ये जो है किसके बेटे थे, ये कृष्ण देव राय ये नरसा नायक के बेटे थे। इसके अलावा इनके बड़े भाई थे वीर नरसिंह, जिसके बारे में कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कृष्ण देव राय के बारे में रहेगी, जिनका कि शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। लगभग कृष्ण देव राय ने 20 वर्षों तक भारत के अंदर शासन किया था। जो दक्षिण का एरिया है, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था, वहाँ पर शासन किया। और इनका जो शासन काल था वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सुख समृद्धि से उस समय के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य था वो इतना परिपूर्ण था कि यहाँ पर जो भी विदेशी यात्री आए थे उस समय के अंदर, सब ने अपने अपने ग्रंथों में पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य का जो है बखान किया है। और जो कृष्णदेव राय है वो महानतम शासक थे, ये हम नहीं मानते। देखिए, जो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, उसका भी यही कहना है कि जो कृष्णदेव राय है उस समय के अंदर वो क्या था, भारत के महानतम शासकों में से एक था। और ये चीज़ बाबर ने अपनी जो उसकी आत्मकथा है, जिसको कि हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं, जिसका कि बाद में फारसी में अनुवाद होकर वो क्या बन गई थी, तुजुक बाबरी। तो उसके अंदर बाबर ने खुद इस चीज़ को माना है। तो ठीक है, आज हम इसी महानतम सम्राट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका कि नाम क्या है, कृष्ण देव राय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं कि जो कृष्ण देव राय जो 1509 के अंदर जब राजा बने थे, उस समय जो है भारत की क्या पोजीशन थी, किस किस क्षेत्र में किस किस शक्ति का जो है अधिकार हुआ करता था। तो चलिए देखिए। तो ये देखिए, ये हो गया, ये मान लेते हैं ये हमारा उस समय का भारत है। तो ये भारत हो गया, ये नीचे का मैंने एरिया बना दिया है। और ये जैसे श्रीलंका है यहाँ पर। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं वो जैसे आज का केरल हो गया, यहाँ पर ये केरल है। और उसके अलावा यहाँ देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ ऊपर कर्नाटक है। तो इस क्षेत्र के अंदर ये जो एरिया था ये उस समय में क्या था, विजयनगर साम्राज्य था ये। ठीक है, ये तो हो गया विजयनगर साम्राज्य। इसके अलावा हम बार बार पढ़ रहे हैं कि बहमनी साम्राज्य, तो वो भी उस समय यहीं हुआ करता था। जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये क्षेत्र था जो तेलंगाना का वर्तमान के अंदर, यहाँ कुछ इस तरह से ये कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, ये हो गया बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और हमने पढ़ा है इसके अलावा इसी काल के अंदर क्या हुआ करते थे, उड़ीसा के अंदर जो है गजपति शासक हुआ करते थे। तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर किसका राज है, यहाँ पर हो गए गजपति। उसके अलावा आपको पता है कि जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र है, ये दिल्ली वाला एरिया है, यहाँ पर किसका राज चल रहा है, यहाँ पर लोधी वंश है। और लोधी वंश का राज है उस समय के अंदर, ठीक है, जो कि बाद में ख़त्म हो जाएगा 1526 ईस्वी के अंदर, जब बाबर कर देगा इसको समाप्त। ठीक है, और ये महाराष्ट्र का जो एरिया है यहीं पर क्या है, गोवा स्थित हो गया। और गोवा उस समय के अंदर, यानी कि वैसे तो ये जो यूसुफ आदिल शाह था उसके कब्जे में था, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि जो गोवा है ये 1510 ईस्वी में क्या होता है, ये पुर्तगालियों के अधीन आ जाएगा गोवा। तो ये उस समय की पोजीशन है। और जब ये शासक बना था कृष्ण देव राय, तो क्या था, ये सीमाएं जो है काफ़ी सिकुड़ गई थी भाई। ये जो बहमनी साम्राज्य है, यूसुफ आदिल शाह वगैरह हो गए, इन्होंने यहाँ पूरा कब्जा कर लिया था आसपास के एरियो में। जो उड़ीसा है वो भी नीचे तक बढ़ आया था। तो इस तरह से जो ये क्षेत्र था विजयनगर साम्राज्य का, वो काफ़ी क्या था, छोटा हो गया था, यानी कि। और विद्रोह वगैरह इतने हो रहे थे कि ये जो अन्य शासक थे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि भाई इनका भी भय लगातार बना हुआ था कि विजय साम्राज्य पता नहीं टिक पाएगा क्या नहीं। लेकिन उसी समय के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी बागडोर किसके हाथों में आती है, कृष्ण देव राय के हाथों में।
और अब पढ़ेंगे आज की क्लास में हम कि भाई किस तरीके से जो कृष्णदेव राय है उसने फिर से खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी विजयनगर साम्राज्य की उसको दोबारा से स्थापित किया, अपना राज्य पूरा फिर से फैला दिया था, विस्तृत कर दिया था। और उसने देखिए अपने शासन काल में अनेक और भी कार्य किए हैं जो कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो देखिए कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो मैंने आपको बता दिया कि कब से कब तक रहा। 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा, यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में हम बात करें तो लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था कृष्णदेव राय ने। और ये मैंने आपको बताया कि जो इनका भाई था, बड़ा भाई था, जिसका कि नाम क्या था, वीर नरसिंह था, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के चलते 1509 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद जो शासक बना था वो कृष्णदेव राय बना था। ठीक है। और जो कृष्णदेव राय की जो राजधानी थी वो क्या थी, हम्पी थी। तो हम्पी आज के समय में कहाँ पर देखने को मिलता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है। और जो हम्पी है ना वो जो विश्व धरोहर की सूची के अंदर शामिल है यूनेस्को की, ये बात अब याद रखेंगे। तो इस तरह से देखिए कृष्णदेव राय क्या हुआ, सम्राट बन गया। उसके बाद जो राज्य यानी कि सिकुड़ रहा था विजयनगर साम्राज्य का, उसको फिर से फैलाने के लिए इसने क्या किया, आते के साथ ही कृष्णदेव राय ने जो अपने सैन्य अभियान थे उनको स्टार्ट किया। अब देखिए सैन्य अभियान जो था, इसका पहला सैन्य अभियान था 1509 के अंदर ही सम्राट बना। और 1509 ईस्वी में क्या किया, जो बीदर का शासक था, बीदर वही है जो अभी मैंने मैप बनाया था, जो बहमनी साम्राज्य दिखा रहे थे तो उसके ही हिस्से हुआ करते थे ये। जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में विभक्त हो गया था, पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। तो उनमें से एक बीदर भी एक था। तो बीदर का इस समय सुल्तान कौन था, महमूद शाह था। तो 1509 ईस्वी में क्या किया, जो कृष्णदेव राय है उसने पराजित कर दिया था इसको। तो पराजित होने के बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों शासक थे यानी कृष्णदेव राय और महमूद शाह, इनके बीच में क्या हो गई, संधि हो जाती है इनके बीच में, मित्रतापूर्वक संधि हो गई। कृष्णदेव राय का क्या था भाई, पराजित करने के बाद भी ये दुश्मनों के साथ ज़्यादा शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं रखा करते थे। तो दोनों के बीच में संधि हो गई। तो संधि होने के बाद क्या होता है कि जो गुजरात, जो गोवा वाला क्षेत्र है, जो किसके कब्जे में था, जो आदिल शाह के कब्जे में था, यूसुफ आदिल शाह के कब्जे में था। तो ये जो व्यक्ति है यूसुफ यूसुफ आदिल शाह, ये क्या करता है कि कुछ लोगों को भेजता है। ईरानी एक व्यक्ति होता है कमल खान के नेतृत्व में, कहाँ पर भेजता है, ये जो शासक था महमूद शाह के पास। और ये क्या करता है, जो कमल खान है वहाँ जाकर इसको कैद में कर लेता है महमूद शाह को, और खुद जो क्या है भाई शासक बन जाता है वहाँ का। ठीक है। गुलबर्गा जो फोर्ट है वहाँ की घटना है। तो इस तरह से शासक बन गया। तो उसके बाद जो महमूद शाह है वो गुप्त रूप से पत्र भेजता है कृष्णदेव राय को सहायता के लिए। तो कृष्णदेव राय क्या करते हैं, अभियान करते हैं गुलबर्गा पर, और जो महमूद शाह है उसको आज़ाद करवाते हैं। किसकी कैद से आज़ाद करवाते हैं, कमल खान की कैद से आज़ाद करवाया। और उसके अलावा आज़ाद तो करवाया ही, और उसी के साथ क्या किया कि दोबारा से उनको स्थापित कर दिया, यानी कि जो उनकी राजगद्दी छिन गई थी कैद में होने के कारण, उसको दोबारा से स्थापित किया। ठीक है। तो जब स्थापित किया तो लोगों ने इनको क्या उपाधि दी, कृष्णदेव राय को यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि दी। अब देखिए ये यवन राज स्थापनाचार्य क्या है कि यवन जो है ना उस समय के अंदर किसको कहा जाता था, मुस्लिम को कहा जाता था। ठीक है। यवन कहा जाता था। इसके अलावा देखिए मलेच्छ राज भी कहा जाता था, मलेच्छ राज हो गए या फिर मुस्लिम राज। तो इसने क्या किया था कि देखिए मुस्लिम सुल्तान है ना महमूद शाह, इसको दोबारा से राजगद्दी पर बैठाया था और मुस्लिम जो शासक था उसकी फिर से स्थापना की थी। इसलिए कौन सी उपाधि दी गई इनको, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि दी गई। तो एक घटना तो ये रही। उसके बाद देखिए जो यूसुफ आदिल शाह है, इसको ही पराजित करके जो रायचूर का एरिया हुआ करता था, दुआब का क्षेत्र था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। अन्य क्लास में भी आपने देखा है कि ये जो क्षेत्र था इसके लिए बार बार संघर्ष होते रहा करते थे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। तो फाइनली जो कृष्णदेव राय उसने क्या किया, 1512 ईस्वी में इसको जो रायचूर क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र, इसको अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये कब्जे में हो गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना रही। देखिए जब अभी मैंने आपको मैप बताया था तो बताया था कि भाई 1510 ईस्वी में गोवा किसके कब्जे में आ गया था, पुर्तगालियों के कब्जे में। अब पुर्तगाली जो है वो देखिए 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा वो भारत में आ गया। उसके बाद में पुर्तगाली धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से भारत में आना प्रारंभ हो गए। तो जब ये वहाँ पर पुर्तगाली थे तो जो कृष्णदेव राय है, देखिए खतरा तो उनसे था ही, लेकिन कृष्णदेव राय ने क्या किया था, उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली थी।
यानी कि जो पुर्तगाली उस समय के अंदर गवर्नर हुआ करता था, जिसका कि नाम क्या था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, यानी कि वो तो पहला गवर्नर हो गया। उसके बाद पुर्तगाल का जो दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क, जो अल्बुकर्क है ये समकालीन था किसके, कृष्ण देव राय के। तो अल्बुकर्क और वो जो कृष्ण देव राय है, इनके बीच में क्या थी, मित्रता थी। अब मित्रता थी तो इनके बीच में क्या हुआ, कुछ संधि की गई थी इनके द्वारा। अब संधि के तहत क्या किया गया था कि पुर्तगालियों की डिमांड थी कि कर्नाटक के अंदर एक क्षेत्र था भटकल। तो इनका क्या डिमांड थी पुर्तगालियों की, भाई भटकल के अंदर हमें किले बनाने की अनुमति दे दो एक तो। अब अनुमति मिल गई। उसके अलावा भाई जो भी बंदरगाह हैं जहाँ से कि व्यापार करना होता था पुर्तगालियों को, उन बंदरगाहों का भी यूज करने दें उनको, तो वो भी करने दिया। तो इसके बदले जो कृष्ण देव राय है उसको क्या मिलना था, उसको मिलना था कि भाई जो भी ये घोड़ों का व्यापार किया करते थे ना, अरब और फारस से जो घोड़े आया करते थे वो काफ़ी शक्तिशाली माने माने जाया करते थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई जितने भी घोड़े आया करेंगे तो वो क्या करेंगे, कृष्ण देव राय को सप्लाई किया करेंगे। इसके अलावा कुछ युद्ध हथियार भी, जैसे भाई अच्छी अच्छी बंदूकें, तोप वगैरह ये देने का भी वादा किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये काम कर लिया इन्होंने। अब जब कृष्ण देव राय ने इनको क्या अनुमति दे दी, भटकल के अंदर किला बनाने की अनुमति दे दी। तो अनुमति मिलने के बाद इन्होंने कृष्ण देव राय से क्या कहा कि भाई ये गोवा के ऊपर किसका अधिकार है, अभी यूसुफ आदिल शाह का अधिकार है, जो कि बीजापुर का सुल्तान है। तो इन्होंने डिमांड रखी पुर्तगालियों ने कि हमें गोवा भी अपने यानी कि अधिकार में चाहिए। अधिकार में मतलब कि उस समय के व्यापार करने के हिसाब से चाहिए, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल व्यापार ही करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो कृष्ण देव राय उन्होंने सहायता की पुर्तगालियों की, और पुर्तगालियों ने क्या किया भाई, जो यूसुफ आदिल शाह है उसको पराजित करके 1510 ईस्वी में जो गोवा है वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है कि पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा कब आया था, 1510 ईस्वी में आया था। और उसके बाद देखिए भाई जो पुर्तगाली हैं वो ऐसे जमे गोवा के अंदर की 1961 के अंदर यहाँ से गए थे। ठीक है, भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन ये बाहर कब गए, 1961 में। वो भी स्पेशल आर्मी ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। उसके बाद इनको बाहर निकाला गया था। तो इस समय की ये घटना थी कृष्ण देव राय के समय की, कि इन्होंने पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, और पुर्तगालियों से क्या सौदा किया था, जो अरबी घोड़े हो गए, और उसके अलावा बंदूक, तोपे वगैरह जो भी आग्नेयास्त्र, वो सप्लाई करेंगे उसको, कृष्ण देव राय को। ठीक है, तो ये घटनाएं होगी सैन्य अभियान के दौरान। इसके अलावा कृष्ण देव राय को देखिए कौन कौन से अन्य उपाधियाँ दी गई है। एक तो आंध्र भोज हो गया, एक अभिनव भोज, उसके अलावा आंध्र पितामह। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आंध्र भोज है वो किसकी उपाधि है, कृष्ण देव राय की उपाधि है। देखिए परमार वंश का राजा हुआ करता था, राजा भोज। तो उसी के तर्ज पर ये उपाधि धारण की गई है कि भाई कृष्ण देव राय की उपाधि जो थी आंध्र भोज थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके समय काल की एक और घटना है कि देखिए 1513 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक क्या किया था कि जो कृष्ण देव राय है, मैंने आपको बताया कि जो उड़ीसा का क्षेत्र था, यानी कि जो कलिंग जिसका पुराना नाम था, उसका जो क्षेत्र था वहाँ पर कौन से शासक हुआ करते थे, गजपति शासक हुआ करते थे। तो उस समय के अंदर जो गजपति शासक था उसका क्या नाम था, प्रताप रुद्रदेव नाम था। तो कृष्ण देव राय ने उसके ऊपर 4 बार आक्रमण किया और उसको चारों बार ही बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो पराजित करने के बाद क्या हुआ कि इसने हार मान ली प्रताप रुद्रदेव ने, और क्या किया था कि जो इसकी पुत्री थी, जिसका कि क्या नाम बताया जाता है, जिसका कि नाम था जगन मोहिनी के नाम था उसका, तो उससे कृष्ण देव राय ने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। तो उसके बाद क्या थे कि दोनों के बीच में संधि हो गई, बाद में किसी तरह का कोई भी अभियान नहीं किया गया। तो ये सब आप याद रखेंगे किस तरह से देखिए इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये साम्राज्य विस्तार की इनके घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण अभियान है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए जो ये कृष्ण देव राय है, इनके शासनकाल के अंदर ये जो साहित्यिक जो भी काम है यहाँ पर क्या थे, भली भांति फले फूले। कवियों को इतना संरक्षण दिया जाता था, विद्वानों को इतना संरक्षण दिया जाता था, बहुत ज़्यादा। और ये खुद जो राजा थे कृष्ण देव राय, ये खुद भी एक अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार थे। और इनकी देखिए बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। खासकर इनका जो समय काल था वो तेलुगु भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तेलुगु भाषा का जो है बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ था इनके शासनकाल में। क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके शासनकाल में जो है तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो कृष्ण देव राय से संबंधित है। तो देखिए इन्होंने तेलुगु भाषा के अंदर ग्रंथ की रचना की है, जिसका कि नाम क्या है,
अमुक्त माल्यद, ये इनकी रचना है जो किस भाषा में लिखी है, कृष्णदेवराय ने खुद लिखी है, और ये किस भाषा में, तेलुगु भाषा के अंदर है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, विश्वविद्या, यानी कि दोनों नाम इसी के ही हैं, और ये किसकी रचना है, कृष्णदेवराय की रचना है तेलुगु भाषा के अंदर। इसके अलावा देखिए संस्कृत भाषा के अंदर इन्होंने एक नाटक की भी रचना की है जिसका कि नाम क्या है, जामवती कल्याणम, तो इसकी रचना हो गई। इसके अलावा संस्कृत में इन्होंने कई अन्य रचनाएं भी की हैं, जैसे कि एक तो उषा परिण्य है ये, ठीक है, उषा परिण्य हो गया, और सकल कथासार संग्रहम हो गया, और मादरसा चरित्र हो गया, सत्यवधु परिण्य हो गया। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुछ जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हो गए, साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान हो गया। इसके अलावा देखिए इनके दरबार में क्या हुआ करता था, महत्वपूर्ण, यानी कि 8 कवि या विद्वान हुआ करते थे इनके शासनकाल के अंदर, जिनको किस नाम से जाना जाता है, अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा भाई अष्ट प्रधान, तो ये तो किसके शासनकाल से संबंधित हो गए, शिवाजी के शासनकाल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अष्ट दिग्गज के बारे में। तो क्वेश्चन आ जाए कि अष्ट प्रधान किसके शासनकाल से संबंधित है, तो किसके, शिवाजी के शासनकाल से संबंधित है। और अगर अष्ट दिग्गज की बात की जाए तो कृष्णदेवराय के शासनकाल से, ठीक है। और अगर नाम वैसे आप नज़र मार सकते हैं, एक तो हो गया अलसन्नी हो गया, पेदन्ना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, पूछ लिया जाएगा भाई पेदन्ना जो थे किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो कृष्णदेवराय की। उसके अलावा देखिए नंदी तिमन हो गया, भट्ट मूर्ति हो गया, और दुर्जटी है एक का नाम, ठीक है, और मध्यगिरी मल्लन, ये आप नाम पढ़ लेंगे, और पिंगली सुरन, ये इनके शासनकाल में क्या हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज का इनको दर्जा प्राप्त था, और इनको विशेष महत्व भी दिया जाता था, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी गई है कि जो साहित्य, तेलुगु साहित्य था उसका स्वर्णिम काल या फिर क्लासिक युग माना जाता है। किसका शासनकाल, कृष्णदेवराय का शासनकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है देखिए स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या योगदान दिया, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें कृष्णदेव के शासनकाल में बनाई गई थी। तो देखिए एक तो इन्होंने नए नगर की एक स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, नागलपुर नाम था, ठीक है। पूछ लिया जाए कि नागलपुर की स्थापना किसने की थी, तो कृष्णदेवराय ने। इसके अलावा देखिए हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था, और एक विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था। महत्वपूर्ण है दोनों ही, पूछ लिया जाता है कई बार कि विठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी के अंदर है कर्नाटक में, तो उसके निर्माणकर्ता कौन थे, कृष्णदेवराय। इसके अलावा देखिए और क्या किया था इन्होंने, कि अपने नगर में यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर पानी की उचित व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया था, कई भाई पुर्तगाली जो इंजीनियर हुआ करते थे उस समय के अंदर, उनको बुलाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा यानी कि जाल फैला दिया था कि भाई वाटर सप्लाई के लिए किस तरह से नगर के अंदर पानी की सप्लाई हुआ करेगी, तो ये काम किए थे। इसके अलावा अन्य काम जो कि आप सब लोग जानते हैं जो कि हर राजा किया करते थे, जैसे क्या, नए मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिर थे उनकी मरम्मत करवाई, उसके अलावा तालाब कुओं आदि का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये काम भी इनके द्वारा करवाए गए थे। और जो ये विठल स्वामी मंदिर है, ये देखिए वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। और कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इस मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विठल स्वामी मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है, तो किससे है, भगवान विठल यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित है वो, ठीक है। और इनके समय की देखिए एक महत्वपूर्ण एक बात है कि एक पुर्तगाली यात्री था जिसका कि नाम क्या था, डोमिगो पायस। तो डोमिगो पायस जो है विजयनगर साम्राज्य के अंदर आया था इनके शासनकाल में, ठीक है। यात्रा की थी और कुछ समय तक वो दरबार में रुका भी था, यानी कि इनके शाही मेहमान बनकर रुका था। तो उन्होंने जो डोमिगो पायस है विस्तार से काफ़ी वर्णन किया है किसका, कि किस तरह से जो विजयनगर साम्राज्य किस तरीके से परिपूर्ण था, समृद्ध था, सारी बातें की हैं। और जो भी दैनिक क्रियाकलाप हुआ करते थे सम्राट के यानी कृष्णदेवराय के, सब इन्होंने लिखे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक हमारा जो किसके बारे में था, कृष्णदेवराय के बारे में। तो जब इनका देखिए कृष्णदेवराय ने बाद में क्या किया था कि इनका एक छोटा सा पुत्र था जो कि 6 वर्ष का था, तो उनको उसको भाई जैसे शासक नियुक्त कर दिया था, और खुद क्या किया था, मंत्री की तरह रहना इन्होंने वो निश्चित कर लिया था कि भाई ये शासक करेगा और मैं इसका संरक्षक बन के रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो बना था शासक, तो 2-3 दिन के बाद किसी ने जहर दे दिया था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में फिर से राजपाट इन्होंने संभाल लिया था। तो ये था कृष्णदेवराय के बारे में। तो फ्रेंड मिलेंगे अगली क्लास पे जल्दी। तो वीडियो को अधिक से अधिक आपको क्या करना है, शेयर करना है, पसंद आए तो लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच।